नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैनेजमेंट। जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर तो सभी का कॉमन है, ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। सेकेंड जो पेपर होता है आपका मैनेजमेंट, कॉमर्स का अलग होता है, मैनेजमेंट का अलग होता है। कॉमर्स का कोड होता है 08, मैनेजमेंट को होता है 1717 होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट है, उस यूनिट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनका हम लोग कंप्लीट रूप से डिटेल देखेंगे। इसके बाद एक एक यूनिट वाइज हम लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है कि मैनेजमेंट है ना। अब मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट आप पढ़ाई करिए या ना करिए, हर जगह पे होता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या बताता है कि आपके अंदर जो स्किल होता है, दूसरों से काम कराने की कैपेसिटी, कोई स्किल को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट आपको क्यों होता है? जैसे घर में किचन होता है तो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती है, उसी तरीके से कोई बिजनेस होता है। अगर मैनेजमेंट, जैसे आपको सुनने को मिलता है कि यहाँ का अच्छा मैनेजमेंट था, यहाँ का अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, तो मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल समझेंगे। फिलहाल बस अभी हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट के प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस है, थियरीज एंड अप्रोचेस, कौन कौन से थियरी है मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, एजुकेशन सेक्टर में, एंड स्किल्स। नेक्स्ट आपका फंक्शनिंग। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पोस्ट सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। कोई भी काम करने से पहले जो हम प्रिपेयर होते हैं कि फ्यूचर में क्या हमको करना, उसके लिए पहले से जो हम लोग प्रोफार्मा तैयार करते हैं, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है। तो प्लानिंग जब कर लेंगे तो अब कितने एम्प्लॉय चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजिंग की बात आएगी, मतलब मैन मटेरियल का सही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो स्किल्ड वर्कर है उनको स्किल्ड का काम देना, जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको अनस्किल्ड का काम देना, तो इस तरीके से। फिर स्टाफिंग में क्या होगा कि सही लोगों का कनेक्ट करना, है ना, सही जॉब पे सही लोगों को सेलेक्ट करना। डायरेक्टिंग में उनको टाइम टू टाइम मोटिवेटेड करते रहना, है ना। और कंट्रोलिंग में जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, अनवांटेड चीज हो रहे हैं, उसको रोकने का काम कंट्रोलिंग में किया जाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स कम्युनिकेशन में, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, है ना, सिमेंटिक बैरियर्स, नॉइज बैरियर्स, जो अलग अलग जो बैरियर प्रॉब्लम आते हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, या फिर हिंदी इंग्लिश मीडियम के हम स्टूडेंट है, आपको बंगाली में कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सेम थिंग सेम सेंस, है ना। मतलब आपको जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं आप उसी सेंस में समझ रहे हो, ठीक है ना। जिस सेंस में हम समझाना चाह रहे हैं उसी सेंस में आप समझ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे बाहर से चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, जब हम डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन टेक्निक्स होते हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है हमारे पास कोई एक काम करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, उस अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होता है उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसके टाइप्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारा पावर किसी एक पर्सन के हाथ में रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लोगों के बीच में, है ना, डिसीजन लेने के लिए, है ना। स्पान ऑफ कंट्रोल क्या होता है। मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये भी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है इसमें, और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे आपका अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में आपका मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे आपका डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी फोरकास्टिंग, है ना। मतलब इसमें आपका डिमांड फोरकास्टिंग, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिमांड क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। बट उसमें सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट आता है अंदर, जो कि डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व मतलब दो
प्रोडक्ट का दो कॉम्बिनेशन होता है और हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाला यूटिलिटी सेम होता है, तो वहाँ पे हम उदासीन हो जाते हैं, इंडिफरेंस हो जाते हैं कि कौन सा चूज करें। इलास्टिसिटी में 5 टाइप के मेजरमेंट होते हैं, यूनिटरी, लेस देन, मोर देन, जीरो एंड अनलिमिटेड। फिर आगे बढ़ते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर में बात करते हैं कि मार्केट किन टाइप्स के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन और कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है ना, मोनोपोली क्या होता है, डियोपोली क्या होता है, मोनोजोनी क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे जैसे इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो एंड मैक्रो, तो ऊपर वाला पार्ट माइक्रो का था, ठीक है, ये जो पार्ट था ये माइक्रो का पार्ट था, ठीक है ना। अब जो पढ़ रहे हैं वो मैक्रो का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैक्रो मतलब नेशनल इनकम, जब हम पूरे कंट्री के इकोनॉमिक की बात करेंगे, जब हम कंबाइंड ऑफ कंपनीज की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जैसे आपका नेशनल इनकम को जो मेजरमेंट करते हैं, है ना, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, है ना, इस तरह एक्सपेंडिचर मेथड। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है पैसे की तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ पहले जिस पैसे पे मिलती थी अब ज़्यादा पैसे देकर देना हमको वो प्रोडक्ट मिलेगा, तो इन्फ्लेशन होता है। जिसमें आप पढ़ते हो कौन से इन्फ्लेशन का मीनिंग, है ना, टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन। फिर आगे बात करेंगे बिजनेस इथिक्स का, है ना। बिजनेस इथिक्स मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब अब सही मेजरमेंट, सही क्वालिटी प्रोडक्ट का देना, है ना, सही आप अपने एक जो नॉर्म्स होते हैं वैल्यू को बनाए रखना, ये इथिक्स के अंतर्गत आता है। CSR मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट पब्लिक डोमेन में सोसाइटी को, है ना, रिटर्न दोगे, ठीक है। इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, डायलेमा क्या होता है इथिक्स से रिलेटेड, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं, साथ में वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनसे रिलेटेड एग्जाम में पहले यूनिट का क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 2। यूनिट 2 में जब हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे। यूनिट 2 में जब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, इसमें कौन कौन से थियरीज आती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर्स जिसमें हम लोग पर्सनालिटी और परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होता है, टीम लीडिंग क्या होता है, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इंटरपर्सनल बिहेवियर, है ना, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उनसे हम कैसे वार्तालाप करते हैं उनके बारे में। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर क्या है ना, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सेफ्टी मेजरमेंट कैसा है, वहाँ का किस तरीके से वर्किंग कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पढ़ते हैं। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, अब किसी भी मैनेजमेंट का मेन पार्ट क्या होगा कि किस तरीके से आप काम करा रहे हो, वर्क फोर्स किस तरीके का है, डाइवर्सिटी कितने तरीके का है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, इमोशंस क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल तक काम करता है, अगर काम के प्रेशर से स्ट्रेस आते हैं तो उसका कैसे मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका पर्सनल स्ट्रेस भी हो सकता है और प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विस्टल ब्लोइंग, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, मतलब आपसे सही ढंग से बात नहीं किया जा रहा, आपको दूसरे के कंपेरिजन में ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो इशूज़ आते हैं इनको हम लोग दूर करते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, क्या किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM जिसको हम लोग बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे आपका बताया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो मशीन नहीं होते हैं, है ना, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ होती है, तो उनकी वो काम करने लायक हैं कि नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम उनका मैनेज हैंडल हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके लिए आया कि HRM क्या है पर्सपेक्टिव, है ना। इन्फ्लुएंस रिसेंट ट्रेंड, आज के समय में HR का क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, और पर्सनल के हिसाब से वो सारी चीज़ें सही वे में काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती है।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, है ना। रिक्रूटमेंट मतलब जो फॉर्म की कितना लोगों का रिक्वायरमेंट होगा वो निकाल देना, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना, इतना काम होता है रिक्रूटमेंट का। उसके बाद काम होता है एग्जाम कंडक्ट वगैरह कराना, इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन का काम होता है। सिलेक्शन हो जाता है तो लोग उनको आते हैं एम्प्लॉय से, तो सभी लोगों से परिचय कराया जाता है जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो बात आती है जॉब एनालिसिस की, कि जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। कि जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन। जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम इवैल्यूएट करते हैं, आपको रैंकिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से। एनालिसिस में क्या होगा कि कौन से जॉब किसके लिए सुटेबल होगा, वो जॉब एनालिसिस। फिर आगे जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं, अब उसमें बताया जाएगा डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब। यूनिट थर्ड आपका है स्ट्रेटजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जिसमें आपको अलग अलग है ना सीके प्रहलाद के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी वर्ड आर्मी से पिक किया गया है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है? प्लानिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं सिस्टमेटिक चलने के लिए। स्ट्रैटेजी एक्चुअल में एक्शन की काम करता है कि आपको दूसरे के कंपेरिजन में किस तरीके से हमको एक्शन लेना है। जो हम जैसे प्लानिंग तो कहीं ना कहीं अब लगभग सभी का रहता है कि किस तरीके से ग्रोथ करना है, बट जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है यूनिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे तो आपको वहां पे डिटेल बताया जाएगा। कंपिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस्ड स्कोर बोर्ड क्या होता है? बैलेंस स्कोर बोर्ड क्या होता है? कंपिटेंसी मैपिंग क्या होते हैं, है ना। ये सब मैनेजमेंट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। कैरियर्स से रिलेटेड क्या प्लानिंग, क्या डेवलपमेंट, हमारे यहाँ क्या स्ट्रेटजी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। उनके ग्रोथ के क्या सिस्टम है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल, है ना। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करते हैं, है ना। उनको कैटेगरीज बनाए जाते हैं, उनको रैंकिंग दिया जाता है, उसके बेसिस पर उनका इंक्रीमेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, है ना। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। अब कभी कभी क्या होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं और जब हम चेंज करने वाले होते हैं तो रेसिस्टेंट टू चेंज की बात करते हैं। रेसिस्टेंट टू चेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, एम्प्लॉय को बता नहीं रहे हो कि इसका बेनिफिट क्या होगा और वो उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करता है कि इसकी वजह से हमें नुकसान होगा, इसकी वजह से हमें लॉस होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस करता है, मतलब वो बोलता है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या होते हैं, है ना। स्किल मैनेजमेंट क्या होता है ना। स्किल से रिलेटेड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। मतलब उसका पर्सनल प्रॉब्लम और प्रोफेशनल, मतलब पर्सनल वर्क और प्रोफेशनल वर्क दोनों को कैसे वह बैलेंस करता है, इनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको वही सेफ्टी मेजरमेंट, है ना, जो बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड बातें की गई होती है इसमें, है ना। एम्प्लॉय की मेजरमेंट, एम्प्लॉय के हॉलीडे, कितना काम कराना चाहिए, इनसे रिलेटेड बातें इंडस्ट्रियल रिलेशन में की जाती हैं। डिस्प्यूट क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट, है ना। ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट मतलब ये डिस्प्यूट या ग्रीवेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, किस लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि उतने ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, लेबर के लिए वेलफेयर जो पीएफ वगैरह होता है, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, है ना, वो कैसा स्कीम है, कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय रहेंगे तो क्या क्या चीज़ें अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। सोशल सिक्योरिटी क्या होते हैं। सोशल सिक्योरिटी मतलब वही है कि जो काम करते हैं तो सेफ्टी मेजरमेंट वगैरह किस तरीके का रहता है। ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन मतलब जो अलग अलग लेबर के लिए काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन बना होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत करता है तो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स। जब हम लोग इंटरनेशनली कोई कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं दूसरे से, तो उस समय क्या हमें कौन सी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चलती है, क्या क्या नहीं चलती है, क्या क्या चीज़ें आपको उस समय एचआर से रिलेटेड जो चैलेंजेस होती है इंटरनेशनल लेवल पे, कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई मीटिंग करते हैं तो उस समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो पता होना चाहिए, है ना। बिजनेस एंड ग्रीन एचआरएम। अब देखो ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन एचआरएम, ग्रीन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा का काम आ रहा है कि ग्रीन एचआरएम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज के समय में ये चीज़ें मतलब इकोसिस्टम मेंटेन रहे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बताई
जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें आपको बताया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सेपरेट एंटिटी, मनी मेजरमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तो आ गया इंड एएस आ गया है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में। एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कैसे अकाउंटिंग करना है, सभी लोगों का यूनिक रहे, सॉरी यूनिटी रहे, एक जैसा अकाउंटिंग करे, उसके लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही फाइनल अकाउंट जो बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग जब फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो कितना अमाउंट में हुआ, तो अमाउंट में हुआ तो कितना परसेंटेज में हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग रेशियो, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, फंड फ्लो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डुपॉन्ट एनालिसिस किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है कि मैनेजमेंट के लिए होता है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, अब यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट में कॉस्ट से रिलेटेड सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जिसमें 3 मेजर एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर उसमें हो जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? जिसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग एंड फिक्स कॉस्टिंग की बात करते हैं, सेमी फिक्स की बात। कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसमें हम लोग पीवी रेशियो, प्रॉफिट वैल्यूम एनालिसिस की भी बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? पहले से चीज़ें स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, फिर कि इतना ये चीज़ करना है तो इतना कॉस्ट आना चाहिए, फिर हम रियल में वर्क कराते हैं। अब वो रियल में वर्क जब कराएंगे तो जो डिफरेंसेस आते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जरिए पढ़ते हैं। डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जैसे मान लो हमने बनाया कि बिल्डिंग 10 लाख में बनना चाहिए, स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, पता चला बिल्डिंग बना 12 लाख में, तो 2 लाख क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, उसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, है ना, बहुत सारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अलग अलग जो थ्योरी दिए गए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स एंड फाइनेंस, है ना, मतलब फाइनेंस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, और उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अलग अलग आपको IRR मेथड, ठीक है, NPV मेथड, इन सब तरीके से इसके में अलग अलग मेथड से कि लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट फ्यूचर में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यह जब डिसीजन होता है तो बजटरी कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। ZBB मतलब जीरो बेस बजटिंग क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग जिसमें भी पढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका लिवरेजेस में 3 होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस, है ना। ऑपरेटिंग और EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS, है ना, अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, EPS, सॉरी अर्निंग पर शेयर बोलते हैं EPS को। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग एनालिसिस एंड फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट, है ना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इन डिफरेंस लेवल, जो अलग अलग, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, ठीक है ना, मतलब वह सिचुएशन जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो, जैसे आपने 10,000 का गुड्स खरीदा और 10,000 में ही बेचा, तो हम बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। 10,000 से कम का बेचोगे तो लॉस, 10,000 के ज़्यादा का बेचोगे तो प्रॉफिट। हम लोग तो जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है उसको हम लोग इन डिफरेंस, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू रिटेन एंड प्रेफरेंस फॉर द मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब इसमें हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें है वैल्यू रिटर्न, टाइम प्रेफरेंस ऑफ द मनी, वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड एंड शेयर्स, है ना, शेयर और बॉन्ड का किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। रिस्क क्या होते हैं उसमें और उससे रिटर्न क्या होता है। रिस्क मतलब होता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी को हम लोग रिस्क बोलते हैं, तो मोर रिस्क मोर गेन है, कॉमर्स में कॉमन चीज़ है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग के जो हमने आपको ऊपर बजटरी वाले में भी थोड़ा कैपिटल बजटिंग के बारे में बता दिया कि लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे जब डिसीजन लेना होता है कैपिटल बजटिंग की हम लोग बात करते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, कंपैरिजन ऑफ द मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, है ना। डिविडेंड, जिसमें डिविडेंड के अलग अलग थियरीज है, मोदी गिलानी MM थियरी, है ना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजर एक्विजिशन,
कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल मैनेजमेंट में जो चेंजेस करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। मर्जर एंड निगोशिएशंस, है ना। लीवरेज एंड बाय आउट, बाय आउट क्या होता है, टेक ओवर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड CAPM APT, है ना। CAPM मॉडल से किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म के डिसीजन को लेते हैं, कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेरिवेटिव जो कि फाइनेंस का एक टॉपिक है। डेरिवेटिव में जिसमें हम लोग ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन एंड पे ऑफ, ऑप्शन प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें 3 बेसिक हम लोग को ध्यान रखना होता है, कैश मैनेजमेंट, है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज से हम लोग क्या निकलते हैं, वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 3 बेसिक हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे पेबल मैनेजमेंट। पेबल मैनेजमेंट में कि जब हम पेमेंट करते हैं तो कितने दिन बाद पैसा पेमेंट करते हैं, कितना हमको क्रेडिट पीरियड मिला होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना। अब जैसे इंडिया का मार्केट है उसी तरीके से फॉरेन का मार्केट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में आपके नेट जारफ में पूछे जाते हैं मैनेजमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करें, यूनिट नंबर 6, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जिसमें आपको शॉर्ट एनालिसिस, है ना, और कैश काउ मेथड, ये सारी चीज़ें बताया जाता है। जहाँ पे कैश काउ क्या होता है ना, स्टार क्या होता है, यह सिचुएशन जब कंपनी का ग्रोथ, मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार। जब मार्केट में शेयर ज़्यादा हो, ग्रोथ कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश काउ। तो इनसे रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका सिलेबस बस डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ना, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको समझाया जाता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जिसमें एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग, पेस्टल की बात करते हैं, पोर्टर अप्रोच की बात करते हैं कि पोर्टर ने जो अपना अप्रोच दिया था वो किस टाइप का अप्रोच था, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल एनालिसिस, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन एनालिसिस, है ना। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल से रिलेटेड, है ना, सॉरी इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस हम लोग करते हैं रिसोर्स, मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नली, जैसे इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली जो हमारे कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नली जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जिसमें हम लोग शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की बात करते हैं। उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होता है, कॉर्पोरेट ग्रोथ क्या होता है, स्टेबिलिटी, अलग अलग तरीके के किस तरीके से हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को टाइप बताया गया, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेसमेंट एंड इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में आप देखोगे इंटेंसिफिकेशन, इन सब के बारे में बात की जाती है। उसके बाद बोस्टन BCG मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, जो कि ये मेजर करता है कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट मार्केट में बेटर वे में है। अब तो ये BCG मैट्रिक्स के जरिए हम लोग सब पढ़ते हैं। फिर एंसॉफ मॉडल पढ़ते हैं, GE में मॉडल पढ़ते हैं, एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट पढ़ते हैं, है ना, और ग्रोथ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो आपको डिटेल में वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी किस तरीके का इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट में इन सब का। आगे देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी करने मतलब स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है उसको कैसे फुलफिल करें, है ना, जिसमें हम लोग मिशन, विजन, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन करते समय चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, डेवलपिंग प्रोग्राम, है ना, कौन कौन से चेंज होते हैं, उसको किस तरीके से चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होता है, कौन से चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और मैकेंजी का 7S मॉडल जो होते हैं, जिसमें 3 जो S होते हैं सॉफ्ट होते हैं, 4 जो S होते हैं वो हार्ड में आते हैं। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका ओरिएंटेशन, ट्रेंड एंड टास्क,
टास्क, कस्टमर वैल्यू, है ना, एंड सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब प्रोडक्ट के बिहाफ पे, ज्योग्राफी के बिहाफ पे। सेगमेंटेशन मतलब अलग अलग करना कि 0 से 6 ईयर का प्रोडक्ट बनाएंगे, कि 6 से 12 ईयर का बनाएंगे, कि मेल का बनाएंगे, कि फीमेल का बनाएंगे, वो मार्केट सेगमेंटेशन होता है। मार्केट पोजिशनिंग, टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें जिसमें हम लोग प्राइसिंग की जब डिसाइड करते हैं तो किस तरीके का टाइप और स्ट्रेटजी का रिक्वायरमेंट होता है। प्लेस, प्रमोशंस, डिसीजन और मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से चैनल को हम लोग यूज करते हैं, और वैल्यू नेटवर्क VMS क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IMC क्या होता है, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, जो कि मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है ना। मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 6 में क्या क्या होता है। कंज्यूमर इन इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, है ना। कंज्यूमर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग बिहेवियर बोलते हैं, कि वो पैसे से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कौन से एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, है ना, कि जब वो परचेज करता है कोई भी चीज़ तो परचेज करने से रिलेटेड जो सोचता है और चीज़ें परचेज कर लेता है, उसके बीच में जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। उससे बहुत सारे जो थेरीज हैं, मॉडल्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट रोल ऑफ द ब्रांड्स, ब्रांड इक्विटी मॉडल्स, डेवलपिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ब्रांड नेम डिसीजन, ब्रांड क्या होता है, पहले तो ब्रांड होता क्या है ये आपको समझोगे, फिर अलग अलग ब्रांड किस तरीके से डिसीजन डेवलप करते हैं, है ना, और ब्रांड से हमें क्या फ़ायदा होता है। ब्रांड अगर हमारा इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो उसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या फ्यूचर में बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। ब्रांड एक्सटेंशन एंड लॉयल्टी, है ना, होता है ना। लॉयल्टी मतलब होता है कि जब हम अपने ब्रांड को इतना ज़्यादा फेमस कर देते हैं कि कंज्यूमर आंख बंद करके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, बोलता है कि इस ब्रांड का है तो इसमें क्वालिटी होगा ही, ठीक है। लॉजिस्टिक मतलब होता है कि सही टाइम पे सही प्लेस पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का काम होता है ना। जिसमें हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, किस तरह ड्राइवर्स मतलब होते हैं कौन कौन से ऐसे लोग जो इम्पैक्ट डालेंगे कि वो सारी चीज़ें डिसीजन लेने में, वैल्यू चेन मैनेजमेंट में जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर मतलब एक तरीके से जो रन कराते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें चलती है। वैल्यू क्रिएशन, सप्लाई चेन डिज़ाइन एंड डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स फोर्स एंड पर्सनल सेलिंग, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आता है आपका सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, है ना। सर्विस मार्केटिंग क्या है, मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी एंड ब्रांड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द सर्विस फॉर्म्स है। कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केटिंग रिलेशनशिप, कस्टमर, है ना, किस तरीके से कस्टमर से, है ना, जैसे एक CRM कॉन्सेप्ट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, CRM। तो CRM क्या होता है कि कस्टमर को अपने पास हमेशा ऐसे हम उसको क्या वैल्यू दे, जैसे उससे हमारे साथ हमारा कॉन्टेक्ट बना रहे, उसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। बिल्डिंग कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना था, वैल्यू एंड प्रोसेस। रिटेल मार्केटिंग क्या होता है, रिटेल मार्केटिंग में रिसेंट ट्रेंड में इंडिया में रिसेंट मार्केटिंग का, रिटेल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। टाइप्स ऑफ द रिटेल आउटलेट्स, इमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें किस तरीके से एंट्री लिया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ग्रीन मार्केटिंग में, है ना। एंट्री मोड क्या होगा, प्लानिंग मार्केटिंग मिक्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 7, स्टैटिस्टिक्स फॉर द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल। अब इसमें आपको पढ़ना होगा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो स्टैटिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में जिसमें मेन चीज़ आपको स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी जो हम खुद के एफर्ट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो मेरा ओरिजिनल होता है, पहले किसी ने उसको नहीं किया होगा, ठीक, किया होगा तो अपने तरीके से किया होगा, हम अपने तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है कि कलेक्टेड डेटा को मॉडिफाई करके अपने यूज में लाने को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम लोग मीन, मोड, मीडियन की बात करते हैं। डिस्पर्सन, है ना,
कि मीन, मीडियन मोड एंड मीन डिवीजन एंड डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, जो मेरा मेन एवरेज आया है उस मेन एवरेज से और जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम लोग बाइनोमियल, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल। डेटा कलेक्शन जो अलग अलग टाइप के डेटा कलेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चनियर डिजाइनिंग क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। सैम्पलिंग क्या होते हैं, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस क्या होता है, सैम्पलिंग के टेक्निक क्या होते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग टी, जेड, एफ और काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको स्टैटिस्टिक्स जब आप कभी रिसर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो जिसमें हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, ऑपरेशनल। अब ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो रियल लाइफ में जब आप काम करते हो तब यूज़ होता है, ठीक है। पढ़ते समय आपको लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप रियल में काम करोगे, रिसर्च करने जाओगे ना, जब टेस्टिंग करने की बारी है कि तब इन सब का रिक्वायरमेंट पड़ता है। आगे आपका रोल एंड स्कोप ऑफ द फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट, साइट सिलेक्शन एंड द एनालिसिस, लेआउट डिज़ाइन एंड प्रोसेस, है ना। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी मॉडल्स एंड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन। ईआरपी मतलब है ना इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी जो मॉडल है, ठीक। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, शेड्यूलिंग, लोडिंग एंड सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है ना। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके नेट जारा में आते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग ये सीखते हैं कि हमेशा हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो मैनेज, है ना, क्वालिटी सही, स्टैंडर्ड जो हमने पहले से सेट किया वो सही है या फिर नहीं, जिसमें हम लोग एसक्यूसी पढ़ते हैं। एसक्यूसी मतलब होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, है ना। फिर क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। फिर हम लोग अलग अलग लेते हैं ना, काइजन का जो मैनेजमेंट रूल्स है, बेंचमार्किंग क्या होता है, सिक्स सिग्मा क्या होता है, ISO 9000 सीरीज क्या होते हैं, है ना। ऑपरेशन जो जिसमें स्टैंडर्ड आपको सेट किया जाता है कि कौन से काम के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। ऑपरेशन रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, क्यूइंग, डिसीजन थियरी एंड पार्ट CPM मॉडल, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। चलिए अब यूनिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे ना, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल थियरीज, है ना, और ग्लोबलाइजेशन मार्केट में किस तरीके से एंट्री होता है, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन 1991 में LPG एरा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके पहले इंडिया में फॉरेन की चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद आने लगी और हम लोग भी फॉरेन में चीज़ों को बेचने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट एंड कॉस्ट, मल्टीलेटरल्स, रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर WTO, इंटरनेशनल ट्रेड है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होता है उसको बनाता है, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, है ना। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में, इंटरनेशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं। एक्जिम पॉलिसी क्या होती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी होती है वो क्या होता है ना, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। रोल ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस मतलब इंटरनेशनली जब आप बिजनेस करोगे इंटरनेशनली तो उस समय आपको वर्ल्ड बैंक से एंड IMF से, है ना, आपको जो पैसे का किस तरीके से मैनेजमेंट, किस तरीके से आप उनसे लोन ले सकते हो, इनके बारे में बताया जाता है कि IMF कब इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक क्यों आया था, उसका क्या पर्पज़ था। आगे हम लोग बात करेंगे IT 2005 में जब आया था, 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज एंड कंप्यूटर इन मैनेजमेंट के सेक्टर में कंप्यूटर का क्या रूल्स है ना। उसको 2000 में जब टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी तो पहले से आया लेकिन एक्ट बना था 2000 में, तो जिसमें साइबर क्राइम वगैरह की भी बात करते हैं। फिर कंप्यूटर का मैनेजमेंट में आज क्या, जिसमें हम लोग MIS पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सारी चीज़ें एक प्लेस पे आप देख सकते हो, किस तरीके से सब कुछ कंट्रोलिंग आप एक प्लेस से कर सकते हो MIS के जरिए। DIS क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है AI का, है ना। AI के ज़माने में, है ना। बिग डेटा क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, है ना। मैनेजिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब लास्ट आपका यूनिट 10 है। हर यूनिट से ध्यान रखिएगा कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड प्रोसेस। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जब भी पढ़ोगे तो माइंड में आपको ये ध्यान रखना है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड इनोवेटिव, है ना। अगर आपके पास यह है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़ने में ईजी होगा। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से प्रोसेस है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या रोल होता है रूरल एरिया में, है ना। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, है ना, कंपेरिजन टू मेन। इनोवेटिव इन बिजनेस, है ना। इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेटिव का बिजनेस में क्या रोल्स होता है, टाइप्स ऑफ द इनोवेशन। क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाई, ना, अगर कोई इनोवेशन है उसको किस तरीके से पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग ऑफ द बिजनेस आइडियाज़, है ना। बिजनेस आइडियाज़ को किस तरीके से आप स्क्रीनिंग करोगे कि, है ना। स्क्रीनिंग करने का मतलब ये होता है कि चेक करना कि आइडिया काम के लायक है कि बस आइडिया आ गया, हम पता चला कि उस पर हम काम करें, प्रोडक्ट बनाएं और बाद में पता चला कि उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है इसमें। बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसमें आपको किस तरीके से टेक्निकल तरीके से आप बिजनेस की प्लानिंग करते हो कि किस तरीके से कौन सा बिजनेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम लोग मार्केट के एनालिसिस करते हैं एज ए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग माइक्रो SME, है ना, SME के बारे में बात करते हैं। माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रमोटिंग SSI, है ना, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम लाए हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, रीजन्स एंड रिहेबिलिटेशन, है ना, मतलब जो बीमार, सिकनेस मतलब जो कोई स्मॉल इंडस्ट्री है और उसमें लॉसेस हो रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जा सकता है ना। जैसे आप कभी एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हो तो आपको सारी चीज़ें एक्सरसाइज के जरिए बताया जाता है कि आप ऐसे करोगे तो सही हो जाओगे। उसी तरीके से जब कोई स्मॉल इंडस्ट्री सिक है, बिजनेस लॉस में है, उसको कैसे सही किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल बैंक्स, है ना। कॉमर्शियल बैंक का क्या रोल्स होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं उनको डेवलप करने में। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इनसे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 10 यूनिट रहा है आपका मैनेजमेंट का, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो PG कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो MBA कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट अगर आप नेट जा रहे हो, कोई प्रिपरेशन नहीं करें, फिर भी अगर आप MBA करो तो ये सब वीडियो आपको देखने से आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, यहाँ पर कंप्लीट रूप से अब हम यूट्यूब पर और साथ में हमारा जो edu95 हमारा edu95 ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। edu95, है ना, edu95 ऐप है जिसमें आपको कंप्लीट रूप से सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से पूरे सिलेबस की डिज़ाइनिंग की होती है, पूरे टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाया गया होता है। टॉपिक वाइज MCQ होते हैं, है ना, उसके बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।